दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले गूगल में आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस तरीके से लिख करके सर्च करना है। पहला ही ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी, जहां पर कुछ इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसको आपको सिंपली कट कर देना है। अब यहां पर देखिए, नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आपको पहला वाला ही ऑप्शन देखने को मिलेगा यूपी टेट में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर ये ऊपर होते चला जा रहा है और आपसे मिस हो गया तो उस कंडीशन में यहां पर आपके लिए एक लिंक दिया गया है, देखिए व्यू ऑल का। सिंपली इस व्यू ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आयोग के द्वारा जितने भी नोटिस जारी किए गए हैं वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब पहला वाला ही हमें दिया गया है यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। यहां पर क्लिक हियर पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहां पर दो ऑप्शन खुल करके आएंगे। पहला, न्यू कैंडिडेट के लिए ओटीआर इनिशियलाइज करने के लिए, और दूसरा, अगर आपने ओटीआर कर लिया है तो कैंडिडेट लॉगिन के लिए। क्योंकि पहली बार आप यूपी टेट के लिए इस आयोग के माध्यम से आवेदन करने जा रहे हैं तो ओटीआर कंप्लीट करने के बाद ही आप कर पाएंगे। तो न्यू कैंडिडेट जितने भी हैं उनको इनिशियलाइज ओटीआर आईडी, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म में देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल के बारे में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपका नाम यहाँ पर डालना है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी डिटेल आप डालेंगे वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही डालना है, 10th के अकॉर्डिंग ही डालना है। यहाँ पर आप अपना नाम री इंटर करेंगे। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आपको लिखना है, यहाँ पर उनके नाम को री इंटर करेंगे। यहाँ पर मदर का नाम आएगा, यहाँ पर उनका नाम री इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में डे, मंथ और ईयर आपको ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट कर लेना है और उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर री एंटर करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से। उसके बाद से यहाँ जो ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, ठीक है। और उसी को यहाँ पर री एंटर करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से, ठीक है। उसके बाद से आपको कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी में आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। या तो आप आधार कार्ड के थ्रू अपनी आईडी प्रूफ करिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड के थ्रू। अगर आप आधार कार्ड को चुनते हैं उस कंडीशन में आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और उसके माध्यम से आपका ई-केवाईसी किया जाएगा। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड कोई भी चुनते हैं तो यहाँ पर आपको ओटीपी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन तीनों कंडीशन में आपका जो डिटेल है, जो आप फॉर्म में ऊपर भर रहे हैं, वो आपके इस आईडी में जो डिटेल है उससे मैच नहीं होगा तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर पैन कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड यहाँ पर सबमिट करना होगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस चुनते हैं तो डीएल का नंबर यहाँ पर डालना होगा, और अगर आप आधार चुनते हैं तो यूआईडीआई के थ्रू जो 12 नंबर का आपको आधार नंबर अलॉट किया गया उस नंबर को आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे वही डिटेल आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद से यहाँ पर वेरीफाई पैन पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने बेसिक डिटेल फिल की हैं वो जो पैन हमने सबमिट किया उससे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक एरर लिख करके इस तरीके से आएगा, पैन डिटेल डू नॉट मैच योर प्रोफाइल। अगर किसी भी प्रकार का कोई आपके डिटेल्स और आपके आईडी में डिटेल्स में मिसमैच होगा, जैसे आपके नाम, आपके फादर के नाम या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो इस तरीके का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हम फॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर है, आइए बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मिसमैच का इस तरीके से रेड कलर से एरर लिख करके आएगा। पहला क्या मिसमैच हो रहा है, इनका जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा है, जो आईडी रिकॉर्ड है। इनके फादर का नेम मैच नहीं कर रहा है, इनका जेंडर मैच नहीं कर रहा है और इनका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया री वैलिडेट डिटेल्स। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर जो आवेदन में आपने नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट आपने की थी उस पर डिटेल पर आपको ले जाएगा और वहाँ पर आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। अगर आप सब कुछ कंफर्म है कि जो डिटेल आप भर रहे हैं उसी से आप आगे फॉर्म कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके आईडी में अगर कुछ गलत है तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है। सिंपली इस पर आपको टिक करना है। इस चेकबॉक्स के माध्यम से आप कंसेंट दे रहे हैं, आई हियर बाय डिक्लेयर टू प्रोसीड विथ द फील्ड इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ आईडी डिटेल। यानी कि आईडी डिटेल के इतर जो डिटेल मैं आवेदन करने में भर रहा हूं उसी डिटेल के साथ मैं आगे प्रोसीड होना चाहता हूं। इस पर चेकबॉक्स पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। फिर ये वाला जो लिंक है वो हट जाएगा। आपके स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, देखिए जैसे ही चेकबॉक्स पर मैंने क्लिक किया ये रीवैलिडेट वाला यहां से हट गया। यानी कि अब मैं इस डिटेल जो आवेदन में मैं भर रहा हूं, भले ही मिसमैच है, उसके साथ मैं आगे फॉर्म को प्रोसीड कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर सबमिट करना है, यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी सबमिट करना है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबमिट करने के बाद से सेंड ओटीपी पर क्लिक करके दोनों को आपको वेरीफाई करना होगा। देखिए, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे
उसके बाद से यहाँ पर आपको आपका लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो जिस भी डिवाइस से आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उस डिवाइस के कैमरे से यूज करते हुए आप अपने लाइव फोटो के माध्यम से आप अपने आप को वेरीफाई करा सकते हैं, या तो अगर मान लेते हैं कि आप लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर वेबकैम नहीं है या फिर उसका वेबकैम खराब हो गया, तो उस कंडीशन में आप अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन करेंगे, आपके मोबाइल में आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और उस कंडीशन में आप अपने इमेज को वेरीफाई कर सकते हैं। जो लाइव फोटो लेना है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा, और जिस डिवाइस से आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिवाइस से ही अगर आप अपने लाइव फोटो को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैमरे वाले पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से लाइव आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कैमरा है उसके ठीक फ्रंट में आकर के आपको आपका कैप्चर फोटो करना है यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। अब हो सकता है कि बार बार आपको इस तरीके का एरर देखने को मिले, फोटो अपीयर टू बी स्पूफ्ड, प्लीज यूज अ रियल फेस। जब भी आप बैकग्राउंड अगर क्लियर नहीं होगा या फिर मान लेते हैं कि आपका लाइटिंग प्रॉपर आपके फेस पर नहीं आ रही होगी, जो कैमरा है वो आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहा होगा एज ए कैंडिडेट आपके फेस को, तो उस कंडीशन में ये एरर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया रीटेक का, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से प्रयास कर सकते हैं, और जब आपका फोटो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा तो इस तरीके से ग्रीन मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर सेव वेरीफाइड फोटो, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है और उसको यहाँ पर कंफर्म करना है, ठीक है। अब ये पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर मैं बता दूं कि ये मिनिमम जो है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक अल्फा न्यूमेरिक और साथ ही साथ एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर का ये हो गया। इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, मिनिमम 8 का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर मैंने यूज कर लिया, बाकी स्मॉल लेटर, यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया और यहाँ पर डिजिट यूज कर लिया। तो इस तरीके से आपको आपका पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर एक सैंपल मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आपको रीवैलिडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू में, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल और व्हाट इज योर फेवरेट बुक। इनमें से कोई भी एक पर टिक करके उसका जवाब आप लिख करके यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं पहला वाला चुन लेता हूँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो मैंने इसको चुना और इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपका फर्स्ट स्कूल होगा या फिर जो भी क्वेश्चन चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद से ये कैप्चा आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और उसके बाद से रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड नेक्स्ट, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद तुरंत OTR ID आपका जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट पोर्टल पर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही OTR ID यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे पर्सनल डिटेल हो गया, इसके बाद से एड्रेस डिटेल हो गया, उसके बाद से एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, ट्विन डिटेल्स हो गया और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला जो प्रोसेस है। तो कुछ डिटेल्स जो OTR के रजिस्ट्रेशन के समय आपने सबमिट किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, बाकी के डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबसे पहले आपको आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर को यहाँ पर सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं नेशनलिटी में आपका इंडियन रहेगा। उसके बाद से मैरिटल स्टेटस ड्रॉप डाउन मेनू से क्लिक करके यहाँ पर आप मैरिड, अनमैरिड, विडोड और डाइवोर्स, यहाँ पर जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से आपको प्लेस ऑफ बर्थ यानी किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको चुनना होगा। किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, किसी भी राज्य का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से नीचे आपको यहाँ पर विजिबल मार्क आइडेंटिटी यहाँ पर आपको डालना है, मतलब कि कोई भी आपके शरीर में ऐसा मार्क जिससे आपको क्रॉस आइडेंटिफाइड किया जा सके, जैसे कहीं पर कट का निशान है या फिर आपके चेहरे पर कहीं तिल का निशान है जिसे मोल बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होंगी, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई भी मार्क आपके शरीर पर मौजूद नहीं है तो नो मार्क लिखकर भी आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं। इसके बाद से कैटेगरी और स्पेशल रिजर्वेशन वाले सेक्शन में आपसे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जा रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अनरिजर्व, OBC, SC, ST
और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो जो भी आपके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ओबीसी को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो अब आपसे आपका लेयर पूछा जाएगा। ओबीसी में 2 लेयर होते हैं, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। लेकिन यहां पर फीमेल कैंडिडेट के लिए एक मैसेज लिख करके आ रहा है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ओनली द सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द फादर साइड विल बी वैलिड। यानी कि अगर आप ओबीसी का, एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, मैरिड हैं, फीमेल मैरिड हैं, तो उस कंडीशन में फादर के साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर माना जाएगा। ठीक है। अब ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आप लगा रहे हैं तो यहां पर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट में आपका ये इशू हुआ है, आपके सर्टिफिकेट पर वो मेंशन होता है। इशूइंग अथॉरिटी, जैसे कि तहसीलदार से इशू हुआ है तो यहां पर आप तहसीलदार लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्टेट ऑफ इशूइंग, किस स्टेट के द्वारा इसको इशू किया गया है। ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो पहला ये तो हो गया हमारा कास्ट वाला। अब मान लेते हैं कोई कास्ट में ओबीसी नहीं है, मान लेते हैं कि वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो एससी कैटेगरी में भी अब आपको क्रीमी लेयर नहीं पूछा जाएगा या फिर नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि एससी एसटी में आपका जो कास्ट होता है वो आपके इनकम से लिंक नहीं होता है। ठीक है। तो यहां पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो उस कंडीशन में ये मैसेज आपको आएगा कि आपको फादर के साइड का ही लगाना है, तो यहां पर भी उनका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और ये सारी डिटेल यहां पर आपको भरने होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसी कंडीशन में मान लेते हैं कोई ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग करता है, तो उस कंडीशन में भी यहां पर एरर लिख करके आएगा कि फीमेल कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस का जो होगा वो फादर के साइड का ही आपको लगाना होगा, और यहां पर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर और ये सारी डिटेल आपको यहां पर फिल करनी होंगी। अब मान लेते हैं कि कोई अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उस कंडीशन में कोई भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो उसका डिटेल आपसे नहीं मांगा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ध्यानपूर्वक इसको भरिएगा। उसके बाद से देखिए यहां पर अगले सेक्शन में हमसे पूछा जा रहा है आर यू आर डिफरेंटली एबल्ड, यानी अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उस कंडीशन में आपको यहां पर बताना होगा। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक रहने देंगे, अगर हैं तो यस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा कि डिसेबिलिटी टाइप आपको बताना है, तो ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हैं VH हैं, HH हैं, OH हैं या फिर MD हैं, जो भी आप का कंडीशन होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबिलिटी परसेंटेज, जितना भी परसेंटेज होगा आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होता है वो यहाँ पर आप डालेंगे। ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप स्क्राइब चाहते हैं, मतलब परीक्षा में जो एक हेल्पर आपको दिया जाता है क्या आप उसकी फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके यस और नो आप कर सकते हैं। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो उस कैंडिडेट का जिसको आप ले जाना चाहते हैं परीक्षा हॉल में उसका नाम आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और उसका 12 डिजिट का आधार नंबर आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। और अगर आप PH वाला आवेदन के तहत यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो उस कंडीशन में नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे डिटेल आपके गायब हो जाएंगे। उसके बाद से पूछा जा रहा है स्पेशल रिजर्वेशन, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है जिसमें आपका एक्स आर्मी सर्विसमैन आता है और डिपेंडेंट आते हैं, तो उनके लिए अगर आप स्पेशल रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से जो भी आपके ऊपर अप्लाई होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पर नन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद से सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। जैसे ही यस करते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, तो किस कैटेगरी के बेस पर आप एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। हालांकि ये बातें नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की गई हैं क्योंकि यूपी टेट जो है एक पात्रता परीक्षा मात्र है और पात्रता परीक्षा में किसी भी प्रकार का एज क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन सर्विस टीचर्स जो आज 58 साल के हैं वो भी यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो यहां पर उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। हालांकि अगर आप ओवर एज हो चुके होंगे तो इसको सेलेक्ट करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में इसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो उस कंडीशन में आप यहां पर नो पर क्लिक रहने देंगे। ठीक है। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद से अब आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद से हम लोग अगले स्टेप में आ चुके हैं। अगले स्टेप में हमें हमारा एड्रेस यहां पर सबमिट करना है, परमानेंट एड्रेस भी और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी। यहां पर आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू से आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहां पर लिख देंगे। उसके बाद से आपका पत्राचार का पता यानी करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, आप चाहते हैं दोनों में यही फिल हो जाए, तो यहां पर एक चेकबॉक्स दिया गया है। सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो परमानेंट एड्रेस आपने फिल किया होगा वो बाय डिफॉल्ट यहां पर भी फिल हो जाएगा। उसके बाद से सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद से आपको आपके एकेडमिक डिटेल्स को यहाँ पर सबमिट करना होगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे, जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है? ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अगर है और नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं डाल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद से नीचे आप देख सकते हैं फॉर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो ये रिक्वायर्ड है, मतलब कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं हो सकते। जैसे जैसे आप डिटेल सबमिट करते जाएंगे तो ये यहाँ पर ग्रीन होता चला जाएगा, ठीक है। मैं आपको डिटेल सबमिट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल यानी कि 10th वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपसे आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्कूल का नाम डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। अगर आप जिस भी संस्था से थे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर इसका नाम डालेंगे, अन्यथा की कंडीशन में आपको बोर्ड डालना होगा। जैसे सीबीएसई एक बोर्ड है, आईसीएसई एक बोर्ड है, यूपी बोर्ड एक बोर्ड है। तो अगर जैसे यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, जैसे देखिए यूपी बोर्ड करके आपको दिखाया गया है, तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या फिर सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, तो उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है। जैसे कि हाई स्कूल आपने सेलेक्ट किया है तो हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते थे, तो उन 6 सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आप पास हुए थे, और आपका रोल नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर मार्कशीट नंबर डालना है। मार्कशीट नंबर क्या होता है? तो बोर्ड से जो आपको मार्कशीट इशू किया गया रहता है उसके टॉप राइट या फिर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक अल्फा न्यूमेरिक डिजिट या फिर केवल न्यूमेरिक डिजिट दिख सकता है, जो कि आपका मार्कशीट नंबर हो सकता है। उसको यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको ग्रेडिंग टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपका जो ये 10th में था वो CGPA टाइप था या फिर परसेंटेज था। जैसे ही परसेंटेज आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आपका मार्क्स कितना आपको मिला वो यहाँ पर डालना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर डालना है और परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद से ऐड एंट्री पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि बोर्ड में मैंने यहाँ पर डाल दिया यूपी बोर्ड, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। आप पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा। उसके बाद से ड्राइंग, देखिए मैंने सब्जेक्ट के नेम यहाँ पर पूरा लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद से पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 2011 डाल देता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सही भरिएगा। उसके बाद से रोल नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, आपके मार्कशीट पर लिखा होता है। मार्कशीट नंबर यहाँ पर आपको डालना है। तो आप अपना मार्कशीट ओपन करिए, राइट टॉप कॉर्नर पर या फिर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आपको मार्कशीट नंबर देखने को मिल जाएगा, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। मैं रैंडम यहाँ पर डालता हूँ, आप सही सही भरिएगा। उसके बाद से ग्रेडिंग टाइप आपसे पूछा जा रहा है, मान लेते हैं मैं परसेंटेज डालता हूँ। तो अब मेरे मार्क्स कितने मिले वो यहाँ पर डालना है। जैसे टोटल 6 सब्जेक्ट थे तो 600 में मान लेते हैं कि मुझे 360 मिल गए 600 में, तो मैं यहाँ पर डालूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर आपका परसेंटेज वाला नहीं था, CGPA था, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको आपका CGPA डालना है। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर मेरा CGPA 8.5 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो जो भी आपका था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल डालने के बाद से यहाँ पर आपको जो लिंक दिया गया है ऐड एंट्री, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए ये आपका जो हाई स्कूल के डिटेल थे वो आपका सबमिट हो चुका है। देखिए ये जो डिटेल था सेव्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और वो डिटेल यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डिलीट करके दोबारा से आप अपनी एंट्री को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ से छोड़ देंगे। और उसके बाद से अगला जो सेक्शन दिया गया है ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब चूंकि हाई स्कूल का आपने कर दिया, इसी प्रकार से आप इंटरमीडिएट का करेंगे और इंटरमीडिएट का भी इसी प्रकार से सारे डिटेल को सबमिट करके ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से इंटरमीडिएट होने के बाद से आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन होने के बाद से आप इसी तरीके से आप अपना बीएड या फिर डीएलएड का जो भी होगा आपका उसको आप इस तरीके से एंट्री करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब आपको बीएड और डीएलएड के डिटेल डालने हैं तो बीएड का रिजल्ट आप अपना देख लीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हुए हैं तो उस कंडीशन में आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो उस पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिखा होगा। तो आपको आपके बोर्ड नेम में
एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज लिखना होगा, ठीक है। अगर आप SCRT भी लिख देते हैं, SCERT, तो ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन आपके रिजल्ट पर आप ध्यान से देखिएगा तो वो लिखा होगा, तो आप एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज लिख करके आगे प्रोसीड हो सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं DLED में, 4 सेमेस्टर यहाँ पर होते हैं और चारों सेमेस्टर को मिलाकर के अलग अलग सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ना होता है, जो कि आप भर ही नहीं सकते इतने सारे सब्जेक्ट्स। तो इस वजह से यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट्स लिख करके आगे प्रोसीड हो सकते हैं। किस ईयर में आप पास हुए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं कोई 2018 बैच का है, तो DLED जनरली 2 साल का होता है, तो ये मान लिया जाए क्या उसका 2020 में कंप्लीट हो गया पासिंग ईयर? नहीं, आप अपना रिजल्ट देखिएगा फाइनल ईयर का, उस पर रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट लिखा होता है। तो 2018 बैच का जो रिजल्ट घोषित हुआ वो 2021 में जाकर के हुआ, तो भले ही आपका 2020 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन रिजल्ट 2021 में आया, तो पासिंग ईयर आपका 2021 माना जाएगा, जो कि आपके रिजल्ट पर मेंशन होता है। तो आप अपने रिजल्ट पर देख लीजिएगा, रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट मेंशन जरूर होता है, ठीक है। आप अपना रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। और DLED के कंडीशन में हर सेमेस्टर में कई बार देखा गया कि रोल नंबर बदल जाते थे, तो आपका फाइनल जो मार्कशीट है उस पर जो रोल नंबर लिखा गया वो रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, याद रखिएगा। यहाँ पर मार्कशीट नंबर आप डाल देंगे। अगर आपका मार्कशीट नहीं मिला है तो उस कंडीशन में NA लिखकर भी आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर आप अपना ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर टोटल मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और ऐड एंट्री पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, मैं एक ऐसे कैंडिडेट के डिटेल को यहाँ पर सबमिट करके आपको दिखा रहा हूँ जिसका अभी तक जो फाइनल मार्कशीट होता है वो अवेलेबल नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया है। तो उस कंडीशन में मार्कशीट नंबर उसके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो वो यहाँ पर सिंपली NA डाल करके आगे प्रोसीड हो सकता है और बाकी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सब कुछ डिटेल यहाँ पर सबमिट करने के बाद से सब ग्रीन हो चुका है। अब आगे आपको प्रोसीड नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देखिए, ट्विन इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अगर आपके भाई या फिर बहन जुड़वा है तो उसके डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपके नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपके जुड़वा भाई बहन है तो उस कंडीशन में यस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। और अब आपको आपके जुड़वा भाई या फिर बहन के बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा। जैसे कि मान लेते हैं आप मेल हैं और आपकी जुड़वा बहन है, तो आप यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करेंगे, या फिर मान लेते हैं आपका जुड़वा भाई है तो यहाँ पर आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से जो ट्विन है, यानी कि जो आपका जुड़वा है, उसका आधार में जो नाम है वो यहाँ पर एग्जैक्टली नाम यहाँ पर सबमिट करना है। और क्या वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है? अगर वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो यस पर आपको क्लिक करना होगा, और अगर नहीं तो नो पर सिंपली आपको क्लिक रहने देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है ट्विन ID प्रूफ टाइप, तो उस जुड़े भाई या फिर बहन का यहाँ पर आप ID टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं आधार कार्ड, आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पर उसका आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना है। और अगर जुड़वा भाई या फिर बहन आपका इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है तो सिंपली आप नो करेंगे, तो कोई भी डिटेल आपसे नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली आपको क्लिक कर दिया जाएगा, करना होगा। उसके बाद से देखिए, डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको आपका फोटो जो कि 30 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, आपको आपका सिग्नेचर जो कि 10 से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जितने भी मार्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी 50 से लेकर के 500 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर फॉर्मेट के बारे में बताया गया है, तो जो फोटो और सिग्नेचर होगा और हैंड डिक्लेरेशन होगा वो आपका JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होगा, और जितने भी सर्टिफिकेट मार्कशीट हैं वो सभी PDF फॉर्मेट में होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, यहाँ पर आप अपना फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि इमेज मैंने अपलोड किया, अब यहाँ पर अपलोड का एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर सिंपली करके आप अपने पासपोर्ट साइज इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर अपलोडेड का इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पर व्यू फाइल पर क्लिक करके आप उस फाइल को देख भी सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से सेम प्रोसेस के तहत आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद से देख सकते हैं आप फोटो ID प्रूफ यहाँ पर सबमिट करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वोटर ID हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक विथ फोटो। इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तो सिंपली आपको उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक रैंडम, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे वोटर ID मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर वोटर ID नंबर पूछा जा रहा है, तो वोटर ID नंबर में क्या होता है, जो EPIC नंबर होता है, EPIC नंबर, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। या फिर आधार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आधार नंबर डालना होगा, पैन सेलेक्ट करेंगे तो पैन नंबर डालना होगा, DL सेलेक्ट करेंगे तो DL नंबर यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं
वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप उसका इमेज ले करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उसको आपको अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ पर 10th का मार्कशीट इसी तरीके से आपको अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है और ग्रेजुएशन के मार्कशीट को अपलोड करना है। सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से लेकर के 500 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर वो ग्रेजुएशन का मार्कशीट ओरिजिनल नहीं लेकर के आए हैं तो क्या उस कंडीशन में इंटरनेट वाला अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं हैंड डिक्लेरेशन, हस्तलिखित घोषणा पत्र। देखिए कहा गया है कि नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लिख करके उसकी फोटो स्कैन अपलोड करें और ये जो होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा 50 से लेकर के 100 KB के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी में लिखा गया है और वहीं सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। तो इन दोनों में से कोई भी एक, हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई भी एक आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि अगर इन फ्यूचर हैंडराइटिंग से रिलेटेड कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हुआ या फिर किसी कैंडिडेट पर डाउट हुआ कि जो आवेदन किया था और जो परीक्षा दे रहा है वो सेम है या फिर अलग है, तो उस कंडीशन में आपसे लिखवा करके क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है कि क्या आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं या फिर आपने कुछ गलती की है या फिर आपकी जगह पर कोई दूसरा कैंडिडेट परीक्षा दे रहा है। तो यहाँ पर आप एक ब्लैंक पेपर लेंगे, उस ब्लैंक पेपर पर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मेंशन तो नहीं किया गया कि दोनों लिखना है या फिर नहीं लिखना है, तो आप अपनी सहूलियत के लिए दोनों लिख दीजिएगा, हिंदी में भी लिख दीजिएगा और इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, बिल्कुल डिट्टो जैसे यहाँ पर लिखा गया। उसको लिखने के बाद से यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर आप क्लिक करेंगे और जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में उसको अपलोड करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं बीच में ही आपका टाइम आउट हो गया, तो कुछ इस तरीके से एरर आ जाएगा जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए फिर से बोला जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसके थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से भी आप लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर OTR ID जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यहाँ पर डालेंगे। आप अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक जो पूछा जाएगा, इसको यहाँ पर सबमिट करने के बाद से लॉगिन एंड रिज्यूम एप्लीकेशन, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होगा DLED या फिर B.Ed का, उसको PDF फॉर्मेट पे 50 से लेकर के 500 KB के बीच में यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। उसके बाद से प्रोसीड एंड प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, आपका एड्रेस का डिटेल, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के डिटेल और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ पर डिटेल दिखाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर OTR प्रोफाइल डिक्लेरेशन, यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन को आप कंसेंट दे रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए। इस पर जैसे ही टिक करेंगे तो आपका जो लिंक है कंप्लीट OTR प्रोफाइल वो एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके अपने OTR को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, OTR के डिटेल्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जिस एग्जाम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि UP टेट, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का लिंक देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप UP टेट के लिए नोटिफिकेशन और बाकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली OTR कंप्लीट करने के बाद से अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आप किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपसे पूछा जाएगा और ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अप्लाइड फॉर लेवल, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। या तो आप केवल पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या तो केवल पेपर 2 के लिए, या तो दोनों के लिए। तो B.Ed वाले कैंडिडेट प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उनके लिए केवल अपर प्राइमरी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। और DLED वाले कैंडिडेट दोनों के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों पेपर के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ऐसे कैंडिडेट का उदाहरण मानते हुए कि जो कि DLED है और प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए एलिजिबल है और दोनों के लिए वो आवेदन करना चाहता है। जैसे ही आप दोनों वाला सेलेक्ट करेंगे या फिर केवल पेपर 2 वाला सेलेक्ट करेंगे, जैसे देखिए पेपर 2 अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो भी यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा सब्जेक्ट ग्रुप से रिलेटेड। लेकिन जैसे ही केवल मैं प्राइमरी वाला सेलेक्ट करता हूं तो अब आपसे ये वाला सेक्शन नहीं पूछा जाएगा, यानी कि अपर प्राइमरी जो 6 से 8 वाली टेट है
उसमें आपसे सब्जेक्ट का ग्रुप पूछा जाता है कि किस ग्रुप से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे देखिए मैंने दोनों अप्लाई किया, तो अब आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट ग्रुप। अब इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला साइंस एंड मैथमेटिक्स और दूसरा सोशल साइंस। अब यहाँ पर आपका जो ग्रुप डिसाइड होता है वो ग्रेजुएशन में आपने किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है उससे डिसाइड होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है, तो उस कंडीशन में साइंस एंड मैथमेटिक्स वो चुनेगा। अगर किसी ने ग्रेजुएशन में मान लेते हैं कि बीए किया हुआ है तो वो आर्ट साइड से माना जाएगा। अगर किसी ने कॉमर्स साइड से पढ़ाई किया तो वो भी वो आर्ट साइड से माना जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अगर मैंने बीए किया हुआ है उसके बाद मैंने डीएलएड किया तो अपर प्राइमरी की वैकेंसी में मैं साइंस एंड मैथमेटिक्स को चुन करके आगे फॉर्म भर पाऊंगा क्या? नहीं भर पाएंगे। बिहार में जो बीपीएससी के द्वारा 6 से 8वीं वाली शिक्षक भर्ती में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट को निकाल दिया गया। जैसे जब आप 6 से 8 वाली भर्ती में जाते हैं या फिर ऊपर की क्लास में की भर्तियों में जाते हैं तो वहां पर आपको सब्जेक्ट टीचर के तौर पर हायर किया जाता है, जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको आवेदन करना होता है। जैसे मान लेते हैं साइंस की वैकेंसी आई अपर प्राइमरी में या फिर मैथ की वैकेंसी आई, तो उस कंडीशन में जो बीए किया हुआ कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं होगा, भले ही आपने साइंस एंड मैथमेटिक्स से क्यों ना पास कर लिया हो। इसी तरीके से अगर कोई बीएससी वाला कैंडिडेट है जिसने सोशल साइंस से पास कर लिया अपर प्राइमरी का टेट, तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का टेट आपका क्लियर होना चाहिए और वो आपके स्ट्रीम से तय होता है। अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने इसके बारे में डिटेल में बात कर रखी है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैं यहाँ पर मैथ एंड साइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए बोला गया है आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, देखिए अगर मैं यस करता हूँ तो उस कंडीशन में बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे, इसके भी डिटेल आपको सबमिट करने होंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट टीचर किस टाइप के हैं आप, प्राइमरी लेवल पे या फिर अपर प्राइमरी लेवल पे। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर मैं प्राइमरी लेवल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से मान लेते हैं कि पूछा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल नेम, तो आप किस प्राइमरी स्कूल में हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो जिस डेट में आपने ज्वाइन किया था उस डेट मंथ और ईयर को यहाँ पर डालेंगे, और डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका रिटायरमेंट कब होने वाला है उसको यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है मानव संपदा HRMS कोड, तो मानव संपदा कोड आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब ये उन टीचर्स के लिए है, इन सर्विस टीचर्स के लिए जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय दिया है टेट क्वालिफाई करने के लिए, तो उनके लिए ये सिस्टम ओपन किया गया है। या फिर मान लेते हैं कोई टीचर है जिसको प्रमोशन का लाभ लेना है, उनके लिए ये सिस्टम है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर कोई यूपी का कैंडिडेट जो बिहार में बीपीएससी के माध्यम से TRE 1, 2, 3 हुआ, उसमें अगर वो चयनित हुआ तो क्या उसको भी इसका डिटेल सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो मानव संपदा पोर्टल HRMS वाला कोड लिया जा रहा है वो क्या दूसरे स्टेट का यहाँ पर अलाउ हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। और अगर वो दूसरे स्टेट का एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा तो यहाँ से आगे फॉर्म आप आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। तो ये देखना होगा कि ये जो वेबसाइट डिजाइन किया गया है क्या उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में डिजाइन किया गया है या फिर अदर स्टेट के भी परिप्रेक्ष्य में ये है। तो वो आपका पर्टिकुलर मानव संपदा जो कोड होगा उसको डालने के बाद ही ये चीज़ें वेरीफाई हो पाएंगी। तो अगर आप अदर स्टेट के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और वहाँ से जो आपको कोड मिला हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश के सर्वर पर वो चीज़ें एक्सेस हो पा रही हैं तब तो ठीक है, आप उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। और अगर नहीं हो पा रही हैं तो उस कंडीशन में आप अपना ये वाला डिटेल सबमिट नहीं कर पाएंगे, और जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, अगर वो मानव संपदा कोड जो है वहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है तब तो ठीक है, और नहीं है तब तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, हो सकता है ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाए, ठीक है। और अगर आप सरकारी टीचर नहीं है तो उस कंडीशन में नो सेलेक्ट करेंगे और वो सारे ऑप्शन आपके लिए गायब हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी गलती आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोनों पेपर को सेलेक्ट किया था, तो पहले प्राइमरी वाला मेरे से पूछा जा रहा है कि किस बेस पर मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पहला दिया गया है स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा NCT से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय DLED में प्रविष्ट अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। तो अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस DLED किया हुआ है तो पहला वाला विकल्प चुनेंगे। उसके बाद से दूसरा विकल्प उन लोगों को चुनना है कि जो कि दूरस्थ शिक्षा से
शिक्षा मित्रों के द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी कोर्स कराया गया था, उनके लिए दूसरा वाला विकल्प है। तीसरा वाला विकल्प उन लोगों के लिए है जो कि आप देख सकते हैं स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हों, साथ ही साथ डिप्लोमा डीएड कोर्स किए हुए हैं और आरसीआई से जो मान्यता प्राप्त है, यानी कि जो विशेष शिक्षा में डीएड होता है या फिर डीएलएड होता है, अगर आरसीआई से मान्यता प्राप्त वाला है तो ये तीसरा वाला विकल्प चुनेंगे। चौथा उन लोगों के लिए जो कि स्नातक और उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण में प्रविष्ट अथवा अध्ययनरत, तो ये वाला उनके लिए होगा जो कि विशिष्ट बीटीसी किए हुए हैं। अगला है स्नातक तथा उत्तर प्रदेश संचालित में 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू विशेष प्रशिक्षण, तो उर्दू वाला विशेष प्रशिक्षण के लिए ये वाला विकल्प होगा। और स्नातक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अगर आपने डिप्लोमा इन टीचिंग किया हुआ है तो ये वाला विकल्प चुनेंगे। अगला है स्नातक और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, तो ये देख लीजिएगा। और उसके बाद से न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट तथा समकक्ष और 4 वर्षीय बीएलएड जो कोर्स होता है, अगर वो आपने किया हुआ है तो आप इस वाले को चुनेंगे। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें डीएलएड वाले कैंडिडेट, तो उनके लिए पहला वाला ही विकल्प है, केवल एकमात्र नॉर्मल डीएलएड के लिए, जो कि 2 साल का डीएलएड चाहे बीटीसी किसी भी नाम से जाना जाता हो, और साथ ही साथ उन्होंने स्नातक किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड की बात की गई है, तो क्या अदर स्टेट से किसी ने डीएलएड कर लिया तो वो मान्य नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से ही डीएलएड किए हुए हैं तब मान्य होंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो एनसीटी तय करती है, ना कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बनाया गया ये आयोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी मात्र है। इसके अलावा आयोग एलिजिबिलिटी तय नहीं करता। आयोग ने पहले बहुत सारी चीज़ें गलतियां की थी नोटिफिकेशन में, जिसको एनसीटी के हिसाब से फिर से उन्होंने शुद्धि पत्र निकाला। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संचालित की बात की गई है तो अदर स्टेट के अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेते हैं मैं ये पहला वाला विकल्प चुन लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से चूंकि मैंने दोनों पेपर के लिए ये विकल्प चुना था, तो अब हमसे पूछा जा रहा है, देखिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम। ठीक है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया हुआ है तो वहाँ पर जो बोर्ड है, जिसे आप हिंदी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी या फिर पीएनपी के नाम से जानते हैं, उसी को इंग्लिश में एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन स्टेटस, आप पास हैं या फिर परसुइंग हैं। तो जैसे मैं पास यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब हमसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो यहाँ पर डेट ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट का मतलब कि जिस डेट में आप डीएलएड पास हुए होंगे उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपके रिजल्ट पर वो डेट मेंशन होता है कि किस डेट में रिजल्ट घोषित हुआ है। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं कि आप परसुइंग में हैं, तो परसुइंग में सेलेक्ट करता हूं, तो अब आपसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन पूछा जा रहा है, यानी कि किस डेट में उम्मीद है कि आप पास हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया और रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे आया तो आपका इनवैलिड हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो एक्सपेक्टेड डेट ही पूछा जा रहा है कि किस डेट में आने की संभावना है। अब डेट आगे पीछे भी तो हो सकता है। तो परसुइंग वाले कैंडिडेट, जैसे मान लेते हैं कि 2024 बैच से कोई कैंडिडेट है जो 2026 में जाकर के कंप्लीट होगा और अभी उनका फाइनल नहीं हुआ है, तो जब तक आपको उम्मीद है कि इतने डेट तक हमारा रिजल्ट आ सकता है, 1-2 महीना आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं पास्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कोई एक डेट रैंडमली पिक कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ध्यान से पूर्वक भरिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद से हमसे अपर प्राइमरी का पूछा जा रहा है, अपर प्राइमरी की एलिजिबिलिटी। तो उत्तर प्रदेश के जो भी डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं, उसलिए उनके लिए पहला ही विकल्प यहां पर देखने को मिलेगा, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध प्राप्त संस्था से 2 साल का बीटीसी कोर्स। तो डीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए पहला वाला विकल्प होगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा वाला विकल्प उन लोगों के लिए है जो कि बीएड कोर्स किए हुए हैं और 50% उनका स्नातक या फिर परास्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में से भी 50% कम से कम है और बीएड कोर्स किए हुए हैं, तो उनके लिए दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प उन लोगों के लिए है जो कि बीएड कोर्स किए हुए हैं और 45% के साथ उनका स्नातक था या फिर परास्नातक था और उन्होंने बीएड कोर्स किया हुआ है, तो उनको तीसरा वाला विकल्प चुनना है। चौथा वाला विकल्प उन लोगों के लिए होगा जो कि 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक कोर्स किया हुआ है और साथ ही साथ स्पेशल बीएड कोर्स किया हुआ है उन्होंने, जो कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त होता है, तो उनके लिए ये वाला विकल्प होगा। अगला विकल्प उन लोगों के लिए है जो कि 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा
समकक्ष एनसीटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त 4 साल का बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स जो होता है वो अगर आपने किया हुआ है तो ये वाला विकल्प चुनना होगा। अगला विकल्प उन लोगों के लिए जो कि 4 साल का बीएलएड कोर्स किया हुआ है, इंटर में 50% या फिर इससे ज़्यादा है तो उनको लिए ये वाला विकल्प होगा। अगला विकल्प उन लोगों के लिए होगा जो कि 50% अंकों के साथ इंटर पास होंगे और साथ ही साथ 4 साल का बीएलएड कोर्स कर रखे हैं तो उनके लिए ये वाला विकल्प होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि 50% अंकों के साथ स्नातक और आरसीआई से विशेष शिक्षा बीएड अगर आपका है तो वो अंतिम वाला विकल्प ये वाला चुनेंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर रैंडम पिक कर लेता हूँ एक नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद से हमसे पूछा जा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम कि आपने ये जो बीएड किया हुआ है वो किस संस्था से किया हुआ है, तो आप अपने बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है, अगले सेक्शन में हमसे क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछा जा रहा है तो यहाँ पर पास्ट और परसुइंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर पास्ट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर किस डेट में आप पास हुए थे वो पूछा जाएगा और परसुइंग सेलेक्ट करेंगे तो किस डेट में आप पास होने की उम्मीद है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं पास को सेलेक्ट कर लेता हूँ और रैंडम यहाँ पर मैंने डेट को सेलेक्ट कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग ध्यानपूर्वक इसको भरिएगा बिल्कुल। ठीक है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों में आपको 2 लैंग्वेज को ऑप्ट करना होता है, जिसमें यूपी टेट में प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी दोनों में हिंदी जो होता है वो मैंडेटरी होता है। दूसरे लैंग्वेज में आपको 3 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से एक लैंग्वेज कोई भी आपको चुनना होगा। जैसे कि देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, या तो इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, इनमें से कोई भी एक विकल्प आपको चुनना होगा। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर मैंने इंग्लिश लिया तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट लैंग्वेज जो हो जाएगा वो हिंदी जो कि सबके लिए मैंडेटरी है और दूसरा लैंग्वेज हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, यानी इन दोनों लैंग्वेज से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्राइमरी में भी और अपर प्राइमरी में भी। सब कुछ डिटेल क्रॉस वेरीफाई करने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 वर्षीय डीएलएड वाला कोर्स मैंने चुना हुआ था। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है बीटीसी वाला वो पीडीएफ फॉर्मेट में जिसकी साइज 50 से लेकर के 500 केबी के बीच में होगी उसको अपलोड करना होगा। और इसी तरीके से बीएड वाला जो सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद से प्रोसीड एंड प्रीव्यू बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब हो सकता है कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जो कि मैं फेस कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर फाइल तो सेलेक्ट कर लिया है लेकिन अपलोड वाला यहाँ पर बहुत छोटे में आ रहा है और इस पर क्लिक नहीं हो पा रहा है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ पर अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका सक्सेसफुल अपलोड जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए पेपर 1 का एप्लीकेशन नंबर और पेपर 2 का एप्लीकेशन नंबर, दोनों का एप्लीकेशन नंबर अलग अलग आपको अलॉट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से जो भी डिटेल आपने भरे हैं उन सबको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। नीचे पूरा सब कुछ डिटेल सही होने के बाद से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद से अब आपको फाइनल डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट, सिंपली इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अगर जिस भी पेपर के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों का एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद से 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो आईसीआईसीआई के ईजी पे से या फिर एसबीआई के ई पे से आपको पेमेंट करना होगा। तो दोनों में से किसी एक पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैंने आईसीआईसीआई का ईजी पे अगर यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेमेंट के लिए कई ऑप्शंस मुझे दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि आरटीजीएस हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर यूपीआई हो गया। तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा उसके हिसाब से आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे का प्रोसेस तो आप फी पेमेंट करने का जान ही रहे हैं। जैसे ही फी पेमेंट आप कर देंगे आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है यूपी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।